हेलो वेलकम टू बूस्टडी में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 20 जुलाई 2021 और 20 जुलाई 2021 के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस और उन प्रश्नों के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को इस वीडियो में आपके साथ साझा करूंगा। इस वीडियो के आखिरी में हमेशा की तरह कल वाले प्रश्न का आंसर दिया गया है और आज आपके लिए एक नया प्रश्न रखा गया है, तो उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जब भी आप आंसर को देंगे तो इस बात को जरूर श्योर करके देंगे कि आपको जितना ज़्यादा जानकारी पता होगा उस प्रश्न के रिलेटेड उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इससे आपका धीरे धीरे व्यक्तित्व मजबूत होता जाएगा और आपकी स्मरण शक्ति भी धीरे धीरे मजबूत होती जाएगी, क्योंकि आप जो लिख देते हैं उसको इतना आसानी से नहीं भूलते हैं। इस वीडियो के रिलेटेड पीडीएफ को इस टेलीग्राम चैनल पर जाके आप आसानी से अवेल कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दिया हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट पीडीएफ का लिंक दे दिया हूँ, उससे आप आसानी से ले सकते हैं। मेरा नाम है सुईसा, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना शुरू करेगी? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, हरियाणा। यानी हरियाणा सरकार वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना शुरू करने वाली है। अभी आप देख रहे होंगे कि बैकग्राउंड में मैप लगा के रखा हूं, तो ये आप ही के लिए है कि आप हर एक राज्य का लोकेशन धीरे धीरे करके याद करते हुए जाएं। जैसा कि देख लेते हैं, हरियाणा, हरियाणा यहाँ ये है, उत्तर प्रदेश ये रहा, मध्य प्रदेश ये रहा और राजस्थान ये रहा। इनके बारे में याद रखिएगा। धीरे धीरे करते हुए आपको हर एक राज्य का लोकेशन याद करते हुए जाना है। अब हरियाणा के बारे में समझ लेते हैं। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, हरियाणा के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर। याद रखिएगा। अब एक बात समझ लेते हैं कि हरियाणा में वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना शुरू होने वाली है और उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुका है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और जबकि मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है वन डिस्ट्रिक्ट वन शिल्प। याद रखिएगा, हरियाणा सरकार वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना लॉन्च कर रही है और उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही लॉन्च कर चुकी है एक जिला एक उत्पाद, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और जबकि मध्य प्रदेश सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन शिल्प यानी कि एक जिला एक शिल्प अभियान लॉन्च कर चुकी है। इनके बारे में याद रखिएगा, ये कंफ्यूजिंग है इसलिए अभी बता दे रहा हूं। क्वेश्चन दूसरा है, हाल ही में किसने बीके सिन्हा को भारत के ओलंपिक दल के प्रेस अटैच के रूप में नामित किया? आईओए, आईओसी या आईसीसी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, आईओए, यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इनके प्रेसिडेंट है नरेंद्र बत्रा और इसका स्थापना हुआ था 1927 में और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं राजीव मेहता। इसके बारे में याद रखिएगा। और जबकि ऑप्शन सेकेंड में जो दिख रहा है आईओसी, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में और इसके प्रेसिडेंट है थॉमस बैच और इसका स्थापना हुआ था 23 जून 1894 को। याद रखिएगा। और इसी उपलक्ष्य में 23 जून को ओलंपिक दिवस भी मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन तीसरा है, हाल ही में संपन्न हुआ फार्मूला 1 की ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड किसने जीत लिया? मैक्स वर्स्टैपन, लुइस हैमिल्टन, वल्टेरी बोटास या सेबेस्टियन वेटल? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, लुइस हैमिल्टन। जैसा कि आप देख सकते हैं लुइस हैमिल्टन की तस्वीर है और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ये ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हैं। याद रखिएगा। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि अभी तक जितने भी फार्मूला 1 की ग्रैंड प्रिक्स हुई है उसके बारे में, उसके विनर के बारे में, क्योंकि परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम यानी कि बहरीन को लुइस हैमिल्टन ने जीता, पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स को भी लुइस हैमिल्टन ने जीता है, स्पेनिश को भी लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है और साथ में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स को भी लुइस हैमिल्टन ने जीता है। यानी कि 4, बहरीन, पुर्तगीज, स्पेनिश और ब्रिटिश को लुइस हैमिल्टन ने जीता है। और जबकि मोनाको ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टैपन, इमिलिया रोमानिया ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टैपन, फ्रेंच, सीरियन, ऑस्ट्रियन, ये सब मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है, जो कि रेडबुल के ड्राइवर हैं और नीदरलैंड के रहने वाले हैं। याद रखिएगा। बहुत आसान है, एक दो बार आप देखेंगे तो समझ आ जाएगा, याद भी आ जाएगा। एक ही यानी कि अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स को सर्जियो पेरेज ने जीता हुआ है, जो कि मैक्सिको के रहने वाले हैं और रेडबुल के ड्राइवर हैं। ये अलग है। बाकी आप देख सकते हैं कि सिर्फ 3 ही विजेता हैं, ज़्यादा आपको टेंशन की बात नहीं है। थोड़ा सा एक दो बार रिवाइज करेंगे आपको याद हो जाएगा। और याद रखिएगा परीक्षाओं में पूछा जाता है इसलिए इसको रखा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन चौथा है, हाल ही में किसने एनबी ड्राइवर नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित गणितीय मॉडल विकसित किया?
IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर। तो इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट IIT मद्रास। अब समझ लेते हैं ये NB ड्राइवर नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या चीज। ये दरअसल कैंसर के उत्परिवर्तन के लिए जिम्मेदार चीजों का अध्ययन करेगा, यानी कि कैंसर में जो अनुवांशिक परिवर्तन हो रहा है ना, उसको जांचने के लिए, समझने के लिए ये NB ड्राइवर नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया गया है, जो कि एक एल्गोरिथम है। इसमें होगा क्या कि जिस DNA संरचना के साथ वो बनेगा उसकी जांच करेगा। जैसे मान लीजिए सेल है, वो दूसरा सेल बनाएगा, मल्टीपल टाइप में सेल बनाते रहती हैं, तो उसकी स्टडी करेगा ये NB ड्राइवर नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5वां है, किस सरकार ने अगर वृक्षों को व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहल की? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी त्रिपुरा। अभी आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में मैप लगाया हूं, ऑब्वियस सी बात है अभी इन राज्यों को चिन्हित करूंगा ताकि आपको भी हमेशा याद रहे। और देखिए ये पूर्वोत्तर साइड के जितने भी राज्य हैं ना, इसको याद करने में बहुत समस्या होता है, तो इसको आसान भाषाओं में समझते हैं। देखिए ATM यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी कि ATMM। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये रहा असम, ये रहा मेघालय। असम के जस्ट नीचे मेघालय है, उसके नीचे त्रिपुरा है और उसके नीचे मिजोरम है। इन चारों को याद कीजिए, ये असम है, ये मेघालय है, ये त्रिपुरा है और ये मिजोरम है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये मणिपुर है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर, ये नागालैंड और ये है अरुणाचल प्रदेश। चलिए रिवाइज करते हैं, ये असम, ये मेघालय, ये त्रिपुरा, ये मिजोरम, ये मणिपुर है और ये है नागालैंड, ये है अरुणाचल प्रदेश। अब आपको लग रहा होगा सिक्किम कहाँ है? सिक्किम ये देखिए नेपाल और भूटान के बीच में सिक्किम राज्य देख सकते हैं, और ये है बांग्लादेश। इसके लोकेशन के बारे में भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 है, बांग्लादेशी नोबेल पुरस्कार विजेता दूसरी बार टोक्यो ओलंपिक में लॉरेन प्राप्त करेंगे। विजेता का नाम क्या है? मोहम्मद यूनुस, अभिजीत बनर्जी, अमर्त्य सेन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट मोहम्मद यूनुस। ये बांग्लादेशी हैं, इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2006 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब बाकी का ऑप्शन समझ लेते हैं। अभिजीत बनर्जी को 2019 में इनके वाइफ इस्ला डुफ्लो और माइकल क्रेमर के साथ में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनको भी अर्थशास्त्र के ही क्षेत्र में सम्मानित किया गया था। जबकि अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1999 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। अब समझ लेते हैं बांग्लादेश की लोकेशन इस मैप में। यह है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और बांग्लादेश की करेंसी है टका। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला हामिद, याद रखिएगा। क्वेश्चन 7वां है, गूगल क्लाउड ने भारत में दूसरा क्लाउड रीजन कहां लॉन्च किया है? दिल्ली NCR में, नोएडा में, फरीदाबाद में या गाजियाबाद में? तो इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट दिल्ली NCR में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8वां है, हाल ही में भारत समेत कई देश पर पेगासस स्पाईवेयर का गलत उपयोग करने का आरोप लगा है। यह किस देश का स्पाईवेयर है? रूस, USA, भारत या इजराइल? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी इजराइल। दरअसल इजराइल के NSO ग्रुप के द्वारा यह स्पाईवेयर का निर्माण किया गया है। सबसे पहले समझते हैं पेगासस स्पाईवेयर है क्या चीज, उसके बाद मुद्दे को समझेंगे। स्पाईवेयर यानी कि स्पाई यानी जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर है ये, जिसका उपयोग कई सरकारें, दरअसल ये इसलिए बनाया गया था कि अगर आपके देश में कोई क्रिमिनल है और आपके पास उसका कुछ जानकारी है नहीं, आप समझते हैं कि नहीं वो है क्रिमिनल, लेकिन उसके खिलाफ कोई आपके पास सबूत नहीं है, तो ये इसका उपयोग कर सकते हैं। इससे होता क्या है कि इस पेगासस से अगर क्रिमिनल के मोबाइल पे एक मिस कॉल भेजा जाता है, जिससे पूरा का पूरा फोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैक हो जाता है, यानी कि सेम कंट्रोल
जो भी अगर आप मोबाइल में करेंगे या कुछ भी कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, या एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन से होकर चैटिंग भी कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, हर एक चीज पेगासस के क्लाउड में सेव होता जाएगा। और पेगासस के क्लाउड से कोई भी व्यक्ति इसे जानकारी को ले सकता है, और ये ऐसे भी कोई जानकारी नहीं ले सकता है, जो सरकारें पेगासस से ये सॉफ्टवेयर परचेज कर देती हैं उन्हीं को मिलता है बस। तो समझते हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पेगासस स्पाईवेयर के यूज से कई सारे आतंकी हमलों को रोका गया है, इसलिए थैंक्स टू पेगासस। तो क्या पेगासस स्पाईवेयर का सिर्फ अच्छे काम के लिए यूज हुआ है? नहीं, इस बात को समझ लेते हैं, और यही मुद्दा ही है। दरअसल कई सारे इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी ये दावा कर रही हैं, या उनके पास कुछ सबूत है कि कई देश, भारत सरकार भी कई लोगों के ऊपर, यानी अपने ही सरकार में रह रहे जासूसी कर रहा था अपने ही सरकार को बचाने के लिए, चाहे विपक्ष हो गया या कोई भी ऑफिसर हो गया। तो यहाँ ये सरकार जो है ये देश हित के लिए नहीं, अपने हित के लिए जासूसी करवा रही थी। तो इसके लिए फिलहाल के तौर पे भारत सरकार इस चीज से डिनाई कर दी है, यानी कि सारे आरोपों से अपने आप को निकाल ली है, ये कहते हुए कि नहीं ये झूठ दावा है। लेकिन इस बात को समझिए, विपक्ष ये बात कहता तो चलिए ठीक है, विपक्ष आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन ये बात बोला गया है इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी के द्वारा, और इस बात की जांच के लिए सरकार के ही एमपीओ के द्वारा मांग उठाया जा रहा है। साथ में विपक्ष भी ये मांग कर रही है कि इस बात का निष्पक्षता के साथ जांच किया जाए। तो आपसे एक क्वेश्चन है, क्या देश हित के लिए डेटा के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, या डेटा को देश हित के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता? यानी कि देश हित सर्वोपरि है या डेटा सर्वोपरि है? अब यहाँ पे याद रखिएगा, डेटा के लिए ये निजता का अधिकार, यानी कि गोपनीयता का अधिकार आपका मूल अधिकार है, यानी कि आप अपनी डेटा को जब तक बहुत क्रूसियल ना हो या आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देश हित ना हो, तब तक आप अपने डेटा को छुपा सकते हैं। और इसी बात पे टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कर दिया है कि गोपनीयता एक मूल अधिकार है। तो आप इस बात को जरूर एक कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि क्या देश हित के लिए डेटा के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जाना चाहिए, और किया भी जाना चाहिए तो कितने हद तक किया जाना चाहिए। देखिए, इसका मिसयूज तो होता है, बहुत होता है, लेकिन इस बात को साबित अभी हो नहीं पाएगा। जितनी भी न्यूज एजेंसी नल है सब अभी आरोप लगा रहे हैं, और ये सिर्फ भारत पे ही नहीं, कई सारे देशों पे आरोप है। तो आप अपना राय जरूर दीजिएगा इस प्रश्न के बारे में, क्योंकि ये आपके रिलेटेड यानी हमारे रिलेटेड, हर किसी के रिलेटेड है कि क्या ऐसा किया जाना उचित है अगर हुआ है तो, और नहीं उचित है तो भी आपको समझने की जरूरत है, और आपको समझना चाहिए भी, क्योंकि डेटा एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 है, इक्वेटर प्राइज 2021 से 2 भारतीय कम्युनिटी को सम्मानित किया गया है। यह प्राइज किसके द्वारा दिया जाता है? वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, यूएनडीपी या नीति आयोग? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यूएनडीपी, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा यह इक्वेटर प्राइज को दिया जाता है। याद रखिएगा, हर एक 2 साल में दिया जाएगा। जैसे ये 2019 में इसके पहले दिया गया था, और ये अब दिया जा रहा है 2021 में। इसमें 10 विजेताएं होते हैं, जिसमें से अभी 2 भारतीय कम्युनिटी हैं। दरअसल ये ऐसे कम्युनिटी को दिया जाता है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अपना योगदान देते हैं। समझ लेते हैं ये कैसे योगदान देते हैं। जैसे कि जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के माध्यम से गरीबी को कम करने के लिए उत्कृष्ट सामुदायिक प्रयासों को मान्यता देने के लिए 2 साल में यानी द्विवार्षिक रूप से यह इक्वेटर प्राइज प्रदान किया जाता है। दरअसल यह समूह को सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की योगदान दे रहे कम्युनिटी को दुनिया के सामने लाने के लिए, यानी दुनिया के सामने प्रकाश डालने के लिए कि ये लोग सतत डेवलपमेंट में यानी कि सतत विकास में अपना योगदान दिए हैं, इसीलिए इनको इक्वेटर प्राइज से सम्मानित किया जाता है दुनिया के सामने।
अभी जिन 2 भारतीय कम्युनिटी को सम्मानित किया गया है उनका नाम ये है, अधिमलाई पंजुंगुंडी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, और दूसरी है स्नेह कुंज ट्रस्ट। याद रखिएगा, ये आने वाले परीक्षाओं में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 साल में दिया जाता है और ये सतत डेवलपमेंट की बातें हैं, यानी कि ये इन्वायरमेंट के रिलेटेड है कहीं न कहीं। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 10वां है, हाल ही में लॉन्च हुई द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उर्जित पटेल, बिमल जालान, गौतम अडानी या शशिकांत दास? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बिमल जालान। बिमल जालान की और भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक हैं, जैसे 2021 में आया था इंडिया आफ्टर लिबरलाइजेशन, इसको याद रखिएगा। 2020 में आया था इंडिया देन एंड नाउ। 2019 में आया था इंसर्जेंट इंडिया। इसी तरह है इमर्जिंग इंडिया, 2012 में आया था। और ये है 2005 में द फ्यूचर इंडिया। कई सारे बुक हैं, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। हाल ही में जो पब्लिश हुई है उसको जरूर देखिएगा, जैसे ये 2021 वाला जरूरी है, 2020 वाला जरूरी है और 2019 वाला जरूरी है। इनके बारे में जरूर जानिएगा, और ये द इंडिया स्टोरी को भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा कल वाले प्रश्न का आंसर। प्रश्न को दोहरा दिया जाए, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कृत दानिश सिद्दीकी का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? फोटो जर्नलिस्ट, क्रिकेटर, चिकित्सक या अभिनेता? तो इसका आंसर है फोटो जर्नलिस्ट। इनके बारे में बहुत सी बातें बताया था और बहुत से लोगों ने इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से आंसर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ द वीडियो, जो आप सबको इंतजार रहता है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना शुरू करने की घोषणा की है? राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र या गुजरात? तो इसके बारे में आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको पता ही है कि इस प्रश्न के रिलेटेड जितना जानकारी आपको पता होगा उसको लिखने की आप जरूरी कोशिश करेंगे, मैं अच्छे से जानता हूँ। थैंक्स टू ट्यून विथ मी। अगर ये सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंडों के साथ में, और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।